गए थे वहीं दोहरा देता हूँ कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो ढेर सारे प्रयोग चल रहे हैं। उन प्रयोग के अपनी इवॉल्विंग चैलेंजेज हैं जिनके क्रिटिकल और मौलिक समाधान की हम कोशिश कर रहे हैं। लाइव आंसर राइटिंग और लाइव इवैल्यूएशन एक प्रमुख तत्व था अपनी भगीरथ प्लस का। लाइव आंसर राइटिंग तो हम रोज ही करते हैं, उसके साथ हम सेक्शनल टेस्ट भी करते हैं। सेक्शनल टेस्ट का लाइव इवैल्यूएशन होता है, कुछ हो चुके हैं, कुछ बचे हैं। उससे पहले मैंने सोचा मॉडल आंसर पे कुछ चर्चा कर ली जाए, तो तमाम शंकाओं का समाधान और शमन पहले ही हो जाएगा। उसके बाद हम आपकी बची हुई कॉपियों के लाइव इवैल्यूएशन करेंगे। ये उनके लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगा, पारदर्शिता का काम करेगा, जो मुझे नहीं जानते हैं या जिनको प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए। मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर इन प्रश्नों का है। बहुत रेफर नहीं करूंगा पर दिखाऊंगा, प्रतीकात्मक होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में था। ये है हिंदी, और इसकी प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू किए हैं ताकि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मित्र, हिंदी अंग्रेजी दोनों समझने वाले लोग कम से कम की टर्म्स और तकनीकी जो शब्दावलियां हैं उनको गूगल ट्रांसलेट ना करके ठीक से इसको इस्तेमाल करें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अवसंरचना नहीं लिखने दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही लिखने दिया है, कौशल ठीक से, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो एक तो हिंदी में मॉडल आंसर, दूसरा अंग्रेजी में था। एक तीसरा प्रक्रिया चल रहा है कि क्यों ना अंग्रेजी के नीचे ही हिंदी भी लिख दिया जाए, जो कि मैंने कोशिश की है। अब जब मैं पढ़ाना था इसलिए लेके आया हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया प्रॉपर जो है फॉलो की जाएगी आने वाले समय में, कि पढ़ाऊंगा मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों के साथ ऊपर नीचे, और मिलेंगे कंटेंट आपको तीनों प्रकार के, अंग्रेजी अलग, हिंदी अलग और इंग्लिश अलग। और पढ़ाता तो मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में हूँ, आपको सब समझता है, कोई समस्या है नहीं, भाषा बाधा नहीं बनने वाली। पहला सवाल जो मैंने GS3 के लगभग 3 सवाल, GS6 के हमने 6 सवाल जो फ्रेम किए थे, 4 सवाल सॉरी, उस पर हम बात करते हैं। पहला सवाल है, केंद्रीय बजट 2024 में घोषित जो 9 प्राथमिकताएं हैं, 9 प्रायोरिटीज हैं, उनका भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति पर संभावित अभी हुआ नहीं, जो अभी तो घोषणा हुई है, लेकिन संभावना क्या है उन प्रभावों की चर्चा करना है। पुछल्ले शब्द डिस्कस करना है। क्वेश्चन है डिस्कस में ओपन एंडेड होता है, जो मन में है लिख दो, जो समझ में आया कर दो। चुनौतियां भी हैं, समस्याएं भी हैं, एफर्ट्स भी हैं, सब। डिस्कस द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ 9 प्रायोरिटीज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2024 ऑन इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कीवर्ड क्या है? एक तो डिस्कस करना है, आपको समझ में आ गया। कीवर्ड है, और जो डायमेंशन है वो है लाइकली इम्पैक्ट ऑफ 9 प्रायोरिटीज। एक तो ये है। तो पहला जो इसका डायमेंशन है वो है, क्या है संभावित परिणाम, क्या इम्पैक्ट हो सकता है 9 प्रायोरिटीज जो घोषणा की गई यूनियन बजट में, उसका इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे। ये पहला डायमेंशन। लेकिन इसको बताने के पहले ये बेहतर होगा, चूंकि ये छोटा सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, इसको बताने के पहले जरूरी होगा कि आप 9 प्रायोरिटीज जो है उनके बारे में सूचना दे दें। एग्जामिनर को ही हो सकता ना पता हो, सब रट के तो बैठा नहीं है तुम्हारी तरह। तो 9 प्रायोरिटीज पहले बताइए, चाहे इंट्रो में बताइए, चाहे इंट्रो कोई और अच्छे तरीके से दीजिए, और 9 प्रायोरिटीज बता करके फिर बताइए क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले 9 प्रायोरिटीज हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि भाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन एनर्जी है, डिजिटल इकोनॉमी है, वेलफेयर स्कीम है। ये एक ऐसा विजन पेश करते हैं जिससे होलिस्टिक यानी चहुमुखी विकास हो सकेगा भारत का, और उसकी वजह से जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, सस्टेनेबिलिटी की, इंक्लूसिविटी की, विकास की, वो पूरी हो सकेंगे। हिंदी में लिखा है, बजट 2024 में उल्लिखित 9 प्राथमिकताओं में ब्ला 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 योजनाएं हैं, ... 9 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लिख दो, आदि लिख दो, हो जाएगा उतने से काम। और ये महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। हिंदी ट्रांसलेशन में हमने ध्यान रखा है, होलिस्टिक का ट्रांसलेशन करने जाओगे चहुमुखी बहुत गंदा लगता है, होलिस्टिक रहने दो। डेवलपमेंट के लिए एक, क्योंकि होलिस्टिक के साथ विकास अच्छा नहीं लगता। ये तो कुछ वैसे ही हो गया, मार्टिन मिश्रा, मार्टिन त्रिपाठी, मार्टिन लूथर हो सकता है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ही रहने दो, ठीक। तो एक दृष्टिकोण को दर्शाती। अब रजत ने क्या किया, इस मॉडल आंसर में रजत ने काफी काम किया। रजत को मैंने बोला था कि भैया वहां पे डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटे छोटे,
तो वो अगर ऐसे नहीं बन पाएगा पीसी पे तो उसको तुम हाथ से बनाना, हम बाद में पेस्ट कर देंगे। तो रजत ने 9 प्रायोरिटीज बनाई कि एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट में बगल में ड्रॉ करके, और ये प्रायोरिटी यहाँ लिख सकते हो अगर आपको याद है, जितना याद है। फायदा इसका क्या होगा, उसको सूचना मिल गया कि आपको पता है, बगल में आपने डायग्राम बना दिया, उसका फायदा भी मिला। ठीक, यहाँ बीच में नहीं बनाना है। तो अच्छा मॉडल आंसर वो है जहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सिखाई जाए। 100 पेज का मॉडल आंसर नहीं बनाते। अब आता है जो डायमेंशन है आपका, वो है इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर, आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस चीज का। ये जो प्रायोरिटीज हैं, और ये प्रायोरिटीज ऐसी हैं, प्राथमिकताएं ऐसी हैं जिनमें जो है, देखिए क्या है, कृषि में उत्पादकता और रेजिलियंस, लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, इनोवेशन यानी नवाचार, और नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स। ये हैं प्रायोरिटीज। तो इन प्रायोरिटीज के क्या फायदे होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, ये आपको बताना है। मैं आपको सिखा रहा हूं आंसर लिखना। ये जितनी भी 9 प्रायोरिटीज हैं, 9 प्रायोरिटीज को लिख करके उनका प्रभाव नहीं बताएंगे, लंबा हो जाएगा आंसर, 100 पेज का नहीं लिखना है आंसर। इनको पचा लेना है, हजम कर लेना है, और उसके वजह से जो परिणाम हो सकता है, इन 9 प्रायोरिटीज की वजह से जो परिणाम हो सकता है, उसमें से 2, 3, 4 जो महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, उसका जिक्र कर दे रहे हैं, सूचना दे देनी। पहला सबसे बड़ा परिणाम जो हो सकता है वो हो सकता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त हो सकता है। क्यों? हमने 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, 3.4% जीडीपी कैपेक्स, जिससे रोजगार आएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। तो ये हमने लिखा इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये हुआ डायमेंशन। उसके अंदर ये पॉइंट है, सब पॉइंट है, हिंदी में भी वही लिखा है। आर्थिक प्रगति पर प्रभाव के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देगा, औद्योगिक विकास में तेजी लाएगा और रोजगार पैदा करेगा। और उसके बाद ये लिखा है अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधार यानी नेक्स्ट जनरेशन की रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन की रिफॉर्म क्यों डाला इसमें? जानबूझ के डाला, क्योंकि बाकी सब बोल वचन करके आएंगे, समावेशी विकास, खेती, पाती, बाड़ी, ये सब, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एक कैची वर्ड है। कैची वर्ड है। क्यों कैची वर्ड है? क्योंकि सामान्यतः हम सुनते नहीं। आप में से अधिकतर लोगों को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पता तक नहीं होगा, और इसको लिखोगे तो एग्जामिनर कहेगा वाह वाह वाह, अच्छा सब लिखा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? बजट के बहुत पहले से निर्मला सीतारामन ने कहना शुरू किया था, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टू टॉप 3rd टर्म एजेंडा, यानी कि पहले दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के जो भी एजेंडा रहे हों, तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा एजेंडा है 3rd, ये है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो मॉडल आंसर में डिस्कस कर रहा हूं, आराम से डिस्कस कर रहा हूं, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बता भी देता हूं क्या होता है। देखो, भारत में रिफॉर्म कब आया? माना जाए वैसे रिफॉर्म तो हमेशा आता रहता है, ऐसा तो है नहीं पहली बार आया, लेकिन 1991 में पहली बार रिफॉर्म आया, जब कहा जा सकता है होलिस्टिक बिग बैंग रिफॉर्म आया इकोनॉमी में। वो रिफॉर्म आया किस लिए? इकोनॉमी को ओपन करने के लिए। वो रिफॉर्म किस लिए आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए। वो रिफॉर्म आया इकोनॉमी को दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए। वो रिफॉर्म आया ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को रीप करने के लिए। लेकिन वो रिफॉर्म काफी तो नहीं था। वो रिफॉर्म की एक प्रस्थान बिंदु था। एक जनरेशन लगभग, 2 जनरेशन लगभग उसमें खप गई उस रिफॉर्म के साथ साथ। अब आती है जंजीश, अब आते हैं नए लोग जिनकी नई समस्याएं हैं। उस समय की समस्याएं थी आत्मनिर्भरता, दुनिया के साथ जुड़ाव, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर्स। आज की समस्याएं अलग है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जनरेशन बदल रहा है, दुनिया में बहुत चेंजेज हो गए। अब चाहिए नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म, जिससे आने वाले 1-2 पीढ़ी का भला हो सके। उसमें क्या है? उसमें लैंड है, उसमें क्लाइमेट, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सब चीजें। तो लैंड रिफॉर्म के लिए लैंड पार्सल नंबर उन्होंने डेवलप किया। यहां देखो, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में क्या लिखा? टेक्नोलॉजी, जिससे डिजिटलाइजेशन हो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हो। जन विश्वास बिल लेके आया ताकि जो पुराने कानून हैं, सड़े हैं, गले हैं, आउटडेटेड, आउट फैशन जो कानून है, उनको हटा करके दुनिया और भारत की जनता का विश्वास कायम किया जाए। दूसरे, पहला तो ला चुके थे, दूसरा बिल ला रहे हैं, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, रेड टेपिज्म कम होगा। पुराने कानूनों की वजह से, फाइलों की वजह से काम नहीं हो पाते थे बिजनेस करने के लिए, अब वो आसान हो पाएगा। कभी नहीं ऐसा हुआ था। मेरा भतीजा है, वो जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और एक सफल स्टार्टअप चला रहा है।
कभी नहीं सोचा था कि आज के कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले कोई आएगा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा स्टार्टअप शुरू कर देगा। States to be incentivized to implement business reform action plan and digitization sectoral database, यानी कि गवर्नेंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए चाहिए डेटा। जैसे आप में से कुछ लोग बेसिक पे हैं, कुछ लोग प्रो पे हैं, उनका डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उनकी अनुभव देख रहा हूँ, उसी आधार पे उनको इंद्रधनुष में डालूंगा या फिर मैं भगीरथ पहले देखने के लिए बोलूँगा। न्यू पेंशन स्कीम्स है, फिजिकल प्रूडेंस है, ये सब भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में। ठीक है, तो ये डायमेंशन लिखा आपने और उसमें एक एक जो है बातें कह दी। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साल 2008 में कुछ लोगों को इनवाइट किया था कि नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल रिफॉर्म पे अपनी पब्लिकेशन दें। उसमें हमारे भारत से थे रघुराम राजन और ईश्वर प्रसाद ने मिलकर के एक आर्टिकल लिखा था। IMF की साइट पे था मैं, और बढ़िया सुंदर आर्टिकल है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पे, कैसे इकोनॉमी को रिफॉर्म लाया जाए, कैसे बदला जाए। तो भारत सरकार चेती है और निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। तो इसलिए रजत को पहले तो बधाई कि रजत ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इसमें डाला। क्यों? क्योंकि थे तो 9 प्रायोरिटीज, 9 लिख नहीं सकते थे। 100 पर्दे होते हैं, जो सबसे अच्छा पर्दा है अपने घर के दरवाजे पे आप लगाते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे अच्छा पॉइंट है उसको आप सबसे पहले लिखोगे, उससे गोबर पॉइंट है उससे लिखोगे, जो कचरा पॉइंट है उसको सबसे लास्ट में लिखोगे या नहीं लिखोगे। ठीक है, समय बचाने के लिए। तो ये अच्छा पॉइंट था इसलिए इसका लिखा। तो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का, ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट का और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का। ठीक है, समझ में आया होगा। इससे MSME, स्टार्टअप, न मालूम क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, और फिर सोशल इंक्लूजन, सोशल जस्टिस की भी बात की गई है, क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई है। इसलिए तीसरा पॉइंट है सोशल प्रोग्रेस का। सोशल प्रोग्रेस में गवर्नमेंट ने कहा कि हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। PM आयुष्मान भारत का हम विस्तार कर रहे हैं बुजुर्गों तक भी। जो कुछ भी बाद में घोषणाएं हुई हैं वो बजट की ही 9 प्रायोरिटीज के अनुकूल है। इससे लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, तो समाज में समानता आएगी, समाज में लोगों का सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होगा। एजुकेशन भी सबके लिए देंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता हो सकेगी। और साथ में ये डेटा भी डाल दिया। एक लिखना है डायमेंशन और उसके बाद डेटा डाल देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा डायमेंशन और फिर उनके सब पॉइंट्स। इनको चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो, ये B कर देना, ये 1, ये 2, ये 3। इसका फायदा क्या होगा? एग्जामिनर को लगेगा देखो एक तो उसने 3 डायमेंशन दिए, 3 डायमेंशन में 3 पॉइंट दिए, 9 पॉइंट दे दिया है। तो एग्जामिनर कई बार उसकी मानसिकता होती है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा नंबर, और अच्छा डायमेंशन हो, अच्छा स्ट्रक्चर हो, तोड़ करके लिखा हो, फिर तो महो हो जाता है मन उसका। सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशिता के लिए सरकार, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है, नहीं था। PM आवास योजना तो लाई रही है, साथ में पूर्वोदय लेके आ रही है। पता ही होगा पूर्वोदय कितने राज्यों में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान लेके आ रही है। तो जब सोशल इंक्लूजन आप एक सब हेडिंग डालोगे, सब पॉइंट डालोगे, तो उसमें एग्जाम्पल जरूर देना है। मैं 100 बार कहता हूँ, वो तर्क नहीं है जिसके समर्थन में कोई बात नहीं कही गई। ये है डायमेंशन जो लिखना है, उसके अंडर सब पॉइंट्स, सब हेडिंग्स डालने हैं और उसके नीचे एग्जाम्पल देना है, तो ही आपका उत्तर मुकम्मल हो पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इस मॉडल आंसर की जब मैं रिव्यू कर रहा था सवेरे टीम के साथ, तो मैंने इसको खारिज कर दिया था। मैंने कहा था रजत तुमने ठीक नहीं किया। क्यों? ये जो इम्पैक्ट है 9 प्रायोरिटीज का, वो 9 प्रायोरिटीज के रास्ते में जो आने वाली चुनौतियां हैं वो चुनौतियां लिखनी है, बजाय कि जेनेरिक चुनौतियां लिखने की। 9 प्रायोरिटीज कौन है? 9 प्रायोरिटीज हैं सोशल इंक्लूजन, क्लाइमेट जस्टिस, सोशल जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स, ये सब है। उनके मार्ग में समस्याएं कौन सी आएंगी? समस्याएं तो सबसे पहले आएंगी उनके एग्जीक्यूशन की। तो चैलेंजेस में पहला पॉइंट, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उनके लिए रिसोर्स कहां से लगेगा। और दूसरी प्रॉब्लम, इन 9 प्रायोरिटीज में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, या तमाम चीजें जो या तो स्टेट लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में। तो स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में है तो उसके लिए तो स्टेट का सहयोग चाहिए। तो स्टेट का जब सहयोग चाहिए तो
कॉपरेशन विद स्टेट्स एक बड़ा चैलेंज है। तमिलनाडु, केरला, बंगाल नौ चलबो करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो टीम इंडिया के तहत काम करना पड़ेगा। तो वो चैलेंज है जो आ सकता है, तो उसको ऐसे शॉर्ट में लिख करके आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। कंक्लूजन क्या होगा? बजट सीक्स टू प्रोपेल इंडियाज इकोनॉमी टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसी से नंबर मिलता है। फॉर्डर से, कचरे से, चारे से नंबर नहीं मिलता है। 1000 पेज का पीडीएफ पढ़ने से नंबर नहीं मिलता है। और जो लोग मुझे जानते हैं, इन्हीं सब कंटेंट का एक एक पेज का समरी भी दे रहा हूँ। और हिंदी भाषा के जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं वो कोशिश कर रहा हूँ एक तो गूगल की सिर्फ ना हो, और उनको सबको वापस ले रहा हूँ फिर 3 लेक्चर्स के कंटेंट को। क्यों? 2-3 बहुत अच्छे ट्रांसलेटर्स हैं जो अपना बुद्धि लगाकर कीवर्ड को चेंज करेंगे, वो फिर से रिप्लेस करवा दूंगा। तनाव मतलब बैकएंड से ऐसा नहीं कि तुमको पढ़ा दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। बैकएंड से एक्सीलेंस चलता रहेगा। मुझे इस मार्केट में इनोवेशन लाना है, यूपीपीसी क्षेत्र में क्रांति लानी है, सत्याग्रह है, तो मैं वो सारे काम करूंगा जो हो सकते हैं जितना मेरा सामर्थ्य है। कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए SDG 16 यानी कि इंक्लूसिव सोसाइटी का लक्ष्य हासिल करने के लिए ये बजट बिल्कुल सटीक दिशा में किया गया एक सार्थक प्रयास, ऐसा आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, इन द करेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इंडिया नीड्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्यों लिखा? क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री, इकोनॉमी, विमेन, टेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक है GS3 का। आपका वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एक टॉपिक है GS3 का। और ये सिलेबस का होने के कारण PYQ में सीधे सीधे सवाल आए हैं। आपको पता ही है, अगर मैं अभी ऐसे शो कर दूं तो ये जो है वो टॉपिक है आपके GS3 में, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, और सीधे सीधे इस पे सवाल पूछा गया है। ये तो समरी है, तो ये सवाल जो पूछा गया है इसकी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है कि भाई वर्तमान वैश्विक संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? लगातार WTO में भारत को घसीटा जा रहा है, बीट सोलर पैनल की जो इशू था वो, या कोई और बात हो, टैरिफ जो भारत लगा रहा है उसका इशू। तो भारत सेल्फ रिलायंट बनने के लिए अपनी इंडस्ट्री को तो प्रोटेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगा। दुनिया वाले फिर समझेंगे कि ये तो कंजर्वेटिव पॉलिसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी की पॉलिसी है, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन भारत कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत तो ग्लोबलाइजेशन का एक नया पैमाना दिखाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है ये हमने आपका लेक्चर लिया था, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में पढ़ाया था। लेकिन मोदी जी कहते हैं वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर भारत विल बी फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। तो आत्मनिर्भर भारत कंजर्वेटिव इकोनॉमी नहीं है, एक ग्लोबलाइजेशन का एक नया डायमेंशन है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है आगे का मार्ग एक ही है, वो है आत्मनिर्भर भारत। तो जब भी कभी इस तरीके से सवाल आएगा तो इसे लिखना एज द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी का नाम नहीं लेना है, PM लिखना है। एज इंडियन PM सेड या एज PM सेड सेज, विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि आगे का मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत, या आत्मनिर्भर भारत विल बी फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखो कैसे इसको हल करेंगे। इसमें सवाल कह रहा है कि भाई जो वर्तमान की स्थिति है, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे हैं, उस समय आत्मनिर्भर भारत और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाना ही पड़ेगा। इस पे कमेंट करना ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो पहले बताना पड़ेगा कि भाई ये जो सेल्फ रिलायंस और ग्लोबलाइजेशन वाला बात है ना, इसके बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है क्यों, है ना? कह रहा है संतुलन बनाने की जरूरत है क्यों यार? व्हाई इंडिया नीड्स बैलेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबलाइजेशन, व्हाई? अगर यही आपका 12 नंबर में आता तो थोड़ा सा लिख सकते थे सेल्फ रिलायंस ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग, लेकिन समय कम है, 8 नंबर का सवाल है, लिख नहीं पाओगे, मैं जानता हूं। इसलिए इंट्रो में ही इसको खत्म कर देने का कि इंडिया सक्सेस इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन हार्मोनाइजिंग सेल्फ रिलायंस एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में? वैश्वीकृत दुनिया में भारत की सफलता अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के सामंजस्य पर, बैलेंस पर ही निर्भर करती है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विकास सुनिश्चित करना, वैश्वीकृत विश्व में भारत, हाँ वही ठीक है, तो यहाँ पे चेंज किया लैंग्वेज, वैश्वीकृत विश्व में भारत की सफलता
आत्मनिर्भर भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विकास सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर के भारत की जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसका बैलेंस ही एकमात्र रास्ता है, ये आपको दिखाना है। लेकिन उसके पहले दिखाना है कि जो आत्मनिर्भर भारत है और जो वैश्वीकरण है उसके बीच बैलेंस की जरूरत क्यों है, ये दिखाना है। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं चल सकता, सिर्फ वैश्वीकरण क्यों नहीं चल सकता, दोनों का बैलेंस क्यों चाहिए, इसलिए भी ये बताना जरूरी है, ये सवाल है। तो डायमेंशन नंबर 1, कोरोना में जब सप्लाई चेन टूट गई, सामान एक दूसरी से जगह पे नहीं जा पा रहा था, चाइना क्लोज हो गया था, पूरा इंडिया क्लोज हो गया था। उस समय पीपीपी किट नहीं, मेडिसिन नहीं, रेयर अर्थ मेटल नहीं, क्रिटिकल एलिमेंट्स नहीं, टूल्स नहीं। उस समय बहुत गरज थी कि भाई हम पीपीपी किट तक इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाद में बनाने लगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, और इसीलिए 2020 में मोदी जी ने अनाउंस किया था। नंबर 1, तो यहाँ पे लिख सकते थे सप्लाई चेन टूटने के दौरान, और एग्जाम्पल में लिखते कोरोना 2020, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा डायमेंशन, बढ़ता व्यापार घाटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और नेशनल सिक्योरिटी, ये 3 कीवर्ड्स मैंने डाले हैं। अंग्रेजी में भी ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? अब तुम सोचो जरा, चाइना से हम सोलर इंपोर्ट करते हैं, सोलर पैनल, सिलिकॉन, वो सब। 100 यूनिट अगर हम सोलर पैनल की इक्विपमेंट्स लगाते हैं तो उसमें से 70 हमारे इंपोर्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंपोर्टेड। कितनी चिंता की बात है। जितना हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो आपकी मेडिसिन में काम आता है, एपीआई, उसका लगभग 90% हम आयात करते हैं चाइना से। वो भी $116 बिलियन का हमारा व्यापार है चाइना के साथ, जिसमें हम सिर्फ $16 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, 100 लगभग इंपोर्ट करते हैं। $84 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। तो व्यापार घाटा कम करना है तो सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, एपीआई बनाना पड़ेगा, सोलर पैनल बनाना पड़ेगा, केमिकल बनाना पड़ेगा, रेयर अर्थ मेटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रिसाइकलिंग के थ्रू, रीयूज के थ्रू, रिड्यूस के थ्रू। हाँ, एक बार ट्रांजिस्टर में कोई चीज़ यूज कर लिया तो दोबारा फिर से यूज करना है उसका। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अरे हर चीज़ इंपोर्ट करके करोगे क्या, कुछ तो बनाओ। नेशनल सिक्योरिटी, हुआई हमारे यहाँ 5G का ट्रायल कर रहा था, सारी मोबाइल में सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हुआई के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते, कभी भी जासूसी करता चाइना। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इज नॉट ऑल अबाउट कंजर्वेटिव इकोनॉमी, बट इट्स ऑब्जेक्टिव इज मोर अबाउट to strengthen the trade deficit, import substitution and national security। ठीक है, ये देखो चाइना के साथ घाटा। तीसरा डायमेंशन, और अच्छा डायमेंशन है, एक ही में 3 डायमेंशन है, 3 कीवर्ड है, लिख के आओगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और ये सब जो हम डेटा फिगर डाल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उन बाबू सोनों को जिनको वैल्यूडेशन और डायग्राम के नाम पे सिर्फ ये आता है, कुछ भी ऐसे गंदगी मचाते रहते। एक जगह कर लो यार, क्या कोरोना फैला रहे हो, कंपैरेटिव एनालिसिस करो, GS3 है, इकोनॉमी की डेटा फैक्ट डालो, बगल में ऐसे अच्छे से बनाओ। दुनिया की इकोनॉमी, सप्लाई चेन आदि में बेहतर कंट्रीब्यूशन है। तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या आज यह है, सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट हो गया है। इसीलिए क्वाड की कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज या बाकी लोग, इंडिया, जापान और अफ्रीका, सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सप्लाई चेन बेहतर बनाने का मतलब ये है कि जहाँ जिस चीज़ की डिमांड है और जहाँ जिस चीज़ की सप्लाई है वो रियल टाइम में पहुँच पाए, कोई डिस्ट्रप्शन उसमें ना हो। भारत का बासमती चावल पूरी दुनिया में घूम सके, ताइवान का सेमीकंडक्टर चिप पूरी दुनिया में निर्बाध आवाजाही उसकी हो सके। तो भारत सप्लाई चेन में बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाए, इसके लिए भी आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। आज की स्थिति यह है, 2022 के डेटा के हिसाब से रेड वाला है सर्विस। ये डेटा ध्यान रखना, कहीं भी एग्जाम्पल में कोट होगा और ऐसे अगर बना करके ऐसे शॉर्ट में कर दिया ना, 1 नंबर एक्स्ट्रा वहीं पे मिल जाएगा आपको, इमीडिएटली अवार्ड दे देगा आपको, ले जाओ 1 नंबर एक्स्ट्रा तुम्हारी तरफ से। समझे? ये है सर्विस और ये है मर्केंडाइज गुड्स। दुनिया में भारत का कंट्रीब्यूशन मर्केंडाइज गुड्स में कितना है मित्र, पता है? सिर्फ 2%। 100 रुपए का व्यापार होता है तो भारत सिर्फ 2 रुपए का व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है। टोटल में 2.5 करता है। सर्विस में, चूंकि सर्विस सेक्टर भारत की बूम कर रही है, 4.5 करता है। कितनी चिंता की बात है,
क्यों चिंता की बात है? क्योंकि हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं है, मास प्रोडक्शन नहीं है. दैट्स वाई वी आर नॉट सो इंटीग्रेटेड, नॉट सो कंट्रीब्यूटिंग इन द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड. इसी को बढ़ाने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया जरूरी है. ज़्यादा पैदा करेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और दुनिया को हम सप्लाई करेंगे. नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ अस, नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ ओनली इंडिया. भारत सिर्फ बनाएगा तो क्या सिर्फ भारत का फायदा होगा? भारत ज़्यादा गेहूं पैदा करेगा तो यूक्रेन के साथ वार के साथ, रूस के साथ जब युद्ध हो रहा होगा तो दुनिया को हम गेहूं खिला पाएंगे. ज़्यादा पीपीपी किट बनाएंगे, ज़्यादा पैरासीटामॉल, डोलो और वो क्या चल रहा था, एक बड़ा डिमांड था उसका, ज़्यादा वो होगा तो हम दुनिया को ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे कोरोना के टाइम पे. और हमारी स्थिति आज बहुत खराब है. 4.5% सर्विस सेक्टर में डेटा लिख के आना, जहाँ जहाँ सप्लाई की बात हो, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट की बात हो, जहाँ जहाँ वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूशन की बात हो, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हर जगह कोट करना कि हमारी स्थिति इतनी खराब है. दुनिया की क्या स्थिति है ये देखो. चीन पूरी दुनिया में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, वैल्यू एडिशन कर रहा है 29% का. जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है उसने, 16%. यकीन हो रहा है? ये 2023 का डेटा है, मैं नहीं दे रहा हूं, ये OECD दे रहा है. 29% कर रहा है चाइना, 16% कर रहा है यूएस. और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, 2022 का डेटा है. भारत 4%, 4.5% सर्विस, ट्रेड में, मर्केंटाइज में कुछ 2%, और ओवरऑल 2.5%. दिस इज द सिनेरियो. तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा. सॉरी, ये वाला सप्लाई चेन वाला. अब पहले तो ये बताया कि भैया सेल्फ रिलायंट इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के बीच बैलेंस क्यों जरूरी है. ज़्यादा पैदा करेंगे तो पूरी दुनिया को खिलाएंगे, उनकी मदद करेंगे, ज़्यादा दुनिया की इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, ज़्यादा दुनिया की इकोनॉमी सस्टेनेबल होगी, चोक नहीं करेगी कोविड जैसी सिचुएशन. भारत के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया का क्या मतलब है? वो तो बैलेंस हो गया. रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन मार्केट्स टू इंश्योर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. ऐसा थोड़ी है कि सब मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, पता लगे कुछ वार हो जाए या कुछ और सिचुएशन हो जाए तो हम चोक कर जाएं. तो अपनी आत्मनिर्भरता अपने लिए भी तो जरूरी है ना. भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है. हम साला 25% टारगेट लेके चल रहे हैं, आज तक नहीं पूरा हुआ. बिल्डिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन टू रिड्यूस एफर्ट्स ऑफ ग्लोबल शॉक्स. यानी कि हमारी सप्लाई चेन इस तरह से हो कि अगर दुनिया से हमें सामान मिलना बंद हो जाए, हम इतना हाइड्रोजन फ्यूल बनाएं, इतना गैस बनाएं, इतना हम बायो इथेनॉल ये सब बनाएं कि अगर तेल का सप्लाई हमारे पास बंद भी हो जाए सऊदी अरेबिया से तो भी हमारे कोई दिक्कत ना हो, चाहे वार की सिचुएशन हो या जैसे भी सिचुएशन. इसी बात को हिंदी में भी लिख दिया. कैसे संतुलन बनाओगे यहाँ से? सॉरी, भारत का आत्मनिर्भर भारत का महत्व, आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी और दुनिया की बाजारों पर निर्भरता कम करना है. भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है. ग्लोबल शॉक्स अगर लगेगा, शॉक को लिखना बड़ा गंदा लगता है, ऐसे शॉक्स मोजा हो जाता है, इसलिए झटका लिखना पड़ा है ना. ग्लोबल झटकों के प्रभावों को कम करने के लिए लचीली सप्लाई चेन को सप्लाई चेन ही लिखा है, निर्माण करना. ठीक. अब चौथा जो मैंने हाईलाइट किया है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिख दोगे तो एग्जामिनर को प्रभावित करोगे तुम. आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से कटना नहीं है. सेल्फ रिलायंट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंसी. ये लिख लो, अभी लिख लो, कहीं पे कहीं भी आएगा चेप देना. सेल्फ रिलायंस इज नॉट सेल्फ सफिशिएंसी. ठीक. आत्मनिर्भरता आत्मतुष्टि नहीं है. मतलब आत्मनिर्भरता आत्मतुष्टि कैसे नहीं है कि मैं खाना बना रहा हूं 10 रोटी, तो 10 रोटी खुद के खाने के लिए नहीं बना रहा हूं. वो 10 रोटी में 2 खुद खाऊंगा, 8 बाकी को खिलाऊंगा. खुद खा लेता 10 रोटी तो वो होता सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंट है, बस आत्मसंतुष्ट है, जो मिल गया उसे में खुश. लेकिन नहीं, दिल मांगे मोर. सेल्फ रिलायंट होना, दिल मांगे मोर. ज्यादा पैदा करेंगे, दुनिया भर को खिलाएंगे. मेरा कॉन्सेप्ट भी वैसा है. मास एडमिशन करेंगे, सबका एडमिशन करेंगे, इतने कम कंट्रीब्यूशन में करेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि एजुकेशन की कोई फीस भी होती है, और वो फीस बढ़ेगा नहीं. जितना ज़्यादा मास एडमिशन होता जाएगा फीस उतनी कम होती जाएगी बजाय बढ़ने के. डिमांड सप्लाई का रूल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी रिसोर्स आएगा वो डिप्लॉय करते जाएंगे. इसलिए नहीं कि हम संतुष्ट हो गए, इसलिए कि बाकियों की मदद कर सकें, इसलिए भी फीस जरूरी है. और कंक्लूजन में क्या लिखोगे? दिस इज मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. ऐसा कुछ कीवर्ड यूज करोगे. ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है.
दुनिया के हम प्रोडक्शन हाउस बनना चाहते हैं। बैलेंस कैसे करोगे, वही बोल वचन लिखा हुआ है। ठीक, बाकी मोदी जी ने क्या कहा? अच्छा, मोदी जी ने एक चीज कही थी, वी मस्ट बिल्ड कैपेबिलिटीज टू मेक सेल्फ लैंड फॉर ग्लोबल। ये सब चलता रहेगा। कंक्लूजन में बैलेंस्ड कंक्लूजन है, पढ़ लेना। अब हर चीज बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगता। ठीक, अगला सवाल पानी लेके आया। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश एक दूसरे से सकारात्मक रूप से संबंधित है। दिख रहा है ना? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश एक दूसरे से सकारात्मक रूप से संबंधित। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कीजिए। और ये क्यों लिखा? क्योंकि आपके सिलेबस में L3, आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है। देखो ये टॉपिक, ये है GS3 का टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और यहां पे फिर यूपी का टॉपिक है। ठीक, यूपी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि यहां पे है। तो GS6 में ये देखो, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो GS3 में भी है और GS6 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक। और इसी का फिर समरी दे दिया था, यानी कि जो भी आप पढ़ते हो उसका पहले आप डिटेल वर्जन पढ़ते हो, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हो, फिर उसी की समरी पढ़ते हो। तो GS3 और GS6 की समरी, दोनों टॉपिक मिला करके 4 पेज में लगभग है, 1.5 2 पेज इमेजेस के साथ। तो किस तरह से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली रिलेटेड है, कह रहा है। यही चर्चा करनी है। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये नॉर्मल डिस्कशन नहीं करना है, ये उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करना है। इसको मैंने यूपी के टॉपिक का बना दिया और मैंने GS3 GS6 साथ लेने का कारण यही था, क्योंकि जब 50% टॉपिक में सिलेबस सेम है 50% टॉपिक के, तो फिर उनको साथ साथ पढ़ेंगे। बस यूपी का डेटा हम देख लेंगे, यूपी के बारे में स्पेसिफिकली थोड़ा पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। और GS6 के पेपर में अगर आप GS3 के साथ कोरिलेट करोगे, कंट्रास्ट करोगे, कैसे कंट्रास्ट करोगे अभी दिखाने वाला हूं, और चमत्कार देखोगे किस तरह से ऐसे रिलेट करना था, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। GS3 में GS3 इंडिया की बात करो, अगर यूपी की बहुत महान कोई बात है तो लिख दो। GS6 में इंडिया की भी बात करो, कंट्रास्ट तो करो, हाउ यूपी इज एक्सेलिंग इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट, फेलो स्टेट्स एंड इवन पैन इंडिया एवरेज। तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा निवेश आएगा, ज्यादा निवेश आएगा तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकेगा। यूपी के बारे में बात करनी। इंट्रो, गुड इंफ्रा इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और ये योगी जी ने कहा था अभी अक्टूबर में समिट में कि गुड इंफ्रा इकोनॉमी की बैकबोन है। तो चाहो तो यहाँ योगी आदित्यनाथ CM या CM उत्तर प्रदेश लिख सकते हो, लेकिन मैंने नाम नहीं लिखा जानबूझ करके, बस यूज कर लिया। Improved infrastructure acts as a catalyst for attracting investment while strategic investment blah blah blah, वही हिंदी में लिखा है। क्या लिखा है? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को आकर्षित करने के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को आकर्षित करने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। देखो ब्रैकेट में कैटलिस्ट भी लिख दिया, उत्प्रेरक कुछ लोगों को नहीं समझेगा। जबकि रणनीतिक निवेश, स्ट्रेटेजिक निवेश मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए, इससे आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए म्यूचुअल संबंध बनते हैं, सहयोगात्मक संबंध बनते हैं। ये सहजीवी जो है वो गूगल ट्रांसलेशन है, और जो प्रूफ रीडर है हमारी, उसने इसको रेड कर दिया है कि देखो सर यहाँ गलती है, इसको मैंने हटा दिया है। अभी जब आपको नोट्स मिलेगा तो सहजीवी हट करके सहयोगात्मक और म्यूचुअल आ जाएगा। इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास में मदद मिलती है कब? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है और निवेश ज्यादा आता है। ये इंट्रो आपको लिख देना था। या फिर मैंने कहा इंट्रो 3 तरीके से लिखने हैं जो आपको हम रेडीमेड देने वाले हैं। पहला उस तरह से इंट्रो जो डेफिनेशन बेस्ड हो। दूसरा इंट्रो, यहाँ डेफिनेशन चलेगा नहीं क्योंकि कीवर्ड है नहीं कहीं। दूसरा इंट्रो जो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस है, यहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का जो सिग्निफिकेंस है उसको लेकर के ये इंट्रो है। तीसरा डेटा का इंट्रो। अगर ये GS3 का सवाल होता है, इंडिया का सवाल होता, तो आप डेटा कैसे यूज करते? हाल ही में भारत सरकार ने बजट 2024 में 11.1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का फैसला किया है, वो आप लिख सकते थे। यहाँ यूपी के डेटा की यूज कर सकते हो कि इतने 1000 करोड़, हमने 26,000 या जो भी करोड़ है देख लेना आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का फैसला किया है। या यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसका आप जिक्र कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए निवेश की प्रेरक बने हैं, कैटलिस्ट बने हैं, जो और आगे डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब आगे, चूंकि कह रहा है एक दूसरे से संबंधित हैं, इसके लिए पहले बताना है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे निवेश को अट्रैक्ट करता है, फिर बताना है भाई आगे की राह, या चूंकि अगर 12 नंबर होगा तो चैलेंजेस बताने हैं, फिर आगे की राह बतानी है। तो रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, और मैंने क्या लिखा इसमें, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निवेश को आकर्षित करने में क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है। तो इसने क्या किया, रजत ने ये डायग्राम भी बना दिया, यहाँ पे अच्छे से दिखा भी दिया कि किस तरह से जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इन्वेस्टमेंट से फिर क्या होगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ज़्यादा अच्छी रेटिंग, ज़्यादा लोन, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फिर से। तो ये एक वर्चुअस साइकिल है, ये एक गुणात्मक चक्र है। ठीक है, अब मैंने एक डेटा लगा दिया। क्या डेटा लगाया मैंने, भारत, और ये डेटा अगर GS3 में पूछेगा तो ये यूज करना है, GS6 में पूछेगा तो यूपी का यूज करना है, ऐसे साइड में बना देना है कि किस तरह से 2016-17 में लगभग सिर्फ 2.8 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, और कुल देखा जाए तो लगभग 4.5। यही 2024-25 में बढ़ के 11.1 लाख करोड़ हो गए कैपेक्स, और टोटल 15। तो एक ऐसे ग्राफ बनाना, और वो गोल गोल मत बनाना, गंदा लगता है मुझे देख के, ज़्यादा मत बनाना, नहीं तो मैं नंबर काटता हूँ उस पर। थोड़ा बहुत एक दो जगह बना सकते हो, बहुत आउटडेटेड, बहुत पुराना हो गया, मुझे घिसी पिटी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। नया नया जीवन में सब कुछ होना चाहिए। ठीक, ऐसे लिखने का, ऐसे डेटा बनाने का, यहाँ लिखने का 2016-17, यहाँ लिखने का 2.8 लाख करोड़, और यहाँ लिखने का 2024-25 11.1 लाख करोड़, और नीचे लिख देने का कैपेक्स। ठीक, कैपेक्स ऑफ इंडिया। फाइन। अब जब रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट लिखा तो उसमें एक सुंदर कीवर्ड लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कीवर्ड, और ये सब कीवर्ड नोट करते जाओ भैया। अब ये मत बोलो कि कीवर्ड का भी एक कंपाइलेशन दे देंगे, कोशिश करेंगे, एक फैकल्टी लगाएंगे, कीवर्ड निकाल के दे, वो भी करवा देंगे, लेकिन फिर अचानक से रटना अच्छा नहीं लगता ना, देखते जाओ। डोमिनो इफेक्ट, और डोमिनो इफेक्ट को डोमिनो इफेक्ट ही रहने दो, ठीक है, उसको कुछ मत करना, डोमिनो प्रभाव कर देना। ऐसी स्थिति जिसमें एक घटना दूसरी समान घटना का कारण बनती है, जो बदले में एक और घटना का कारण बनती है, और इसी तरह डॉट डॉट डॉट। जैसे एक साइकिल गिरती थी तो उसके बगल में दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल। मेरे परिचय में एक मित्र है, उनका बेटा अभी IIM में जाएगा, उसकी कुछ 99 परसेंटाइल है। वो 4-5 साथ में रहते थे, और चारों पांचों का उतना ही परसेंटाइल है। क्यों? डोमिनो इफेक्ट, एक का प्रभाव दूसरे पे, दूसरे का प्रभाव तीसरे पे। तो मैं चाहता हूँ कि भागीरथ प्लस में जो 450 स्टूडेंट लगभग हैं, कम से कम 100 स्टूडेंट इतने अच्छे हों कि मैं खुद ही किसी दिन, मेरा मन करे कि भैया ये जो भागीरथ प्लस है, इसमें से 100 बच्चों को निकाल करके मैं अलग ग्रुप में डालूंगा, और फिर उनको अलग से ग्रूम करूंगा, 1 घंटा रोज उनको अलग से दूंगा, ताकि वो और इंप्रूव कर सके, उनका और अच्छा रैंक आ सके। ऐसा थोड़ी है कि बैच खत्म कर देना, मुझे तो टॉपर्स बनाने हैं ना। आई एम हियर टू मेक द चंद्रगुप्ताज। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको करना पड़ेगा, ये डोमिनो प्रभाव जीवन में भी लाना पड़ेगा। यहाँ डोमिनो इफेक्ट क्या है, एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना में पड़ता है सकारात्मक रूप से, वो बात की जा रही, नकारात्मक की बात नहीं की जा रही। ये डेटा डायमेंशन देख लिया, इसे वैलिडेशन कर देना भैया। दूसरा डायमेंशन, ये तो पहला हो गया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। मैंने एक और डेटा दिया है आपको। ये डेटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि GS3 GS6 में जम की यूज करना है। ग्रोथ और डिमांड और इन्वेस्टमेंट में कैसे लिंक है। चाइना में जब इन्वेस्टमेंट, म्यूट कर लो प्लीज, दिख रहा है ना। तो जैसे चाइना है, चाइना का इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रहा था तो उसका GDP ग्रोथ बढ़ रहा था। ऐसे इंडिया का जब इन्वेस्टमेंट 6 था तब देखो GDP ग्रोथ रेट भी कम था। अभी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट 16 के आसपास दिख रहा है, तो ये 7 के आसपास GDP ग्रोथ रेट दिख रहा है सबसे ज्यादा। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ग्रोथ भी बढ़ता है, ये है डोमिनो इफेक्ट। एक तीसरा डेटा है, जो मर्जी यूज कर लेने का,
अलग अलग मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसा वाला भी डेटा यूज कर सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यहाँ डेटा डाल दो, या फिर ऐसा भी आप बना सकते हो। ये पाई चार्ट गोबर मत करो हर जगह, इसके खिलाफ हूं मैं बहुत ज्यादा। क्यों? इससे मोनोटोनी आती, हर कोई यही उल्टी कर रहा है क्योंकि यही आता है उसको, बस कुछ तो इनोवेशन लाओ। कैसे डोमिनो इफेक्ट हो रहा है? ये इन्वेस्टमेंट है और ये है जीडीपी ग्रोथ। ठीक, इन्वेस्टमेंट यहाँ है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। कैसे? देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पिक किया, यहाँ पिक किया, देखो तो ये देखो यहाँ पे ये सबसे ऊपर है ग्रोथ इसका जीडीपी। जैसे इन्वेस्टमेंट नीचे आया वैसे ये भी नीचे आया, फिर ये ऊपर गया तो फिर ये ऊपर गया। ठीक है, ऐसा। तो पहला जो हो गया डायमेंशन मित्र, ये तो समझाने के लिए था, मॉडल आंसर तो समझाने के लिए भी होता है ना, खाली ऐसे पढ़ा दिया ऐसे तो नहीं होता है। हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर जीडीपी ग्रोथ इन अ डोमिनो इफेक्ट मैनर पॉजिटिवली। The first dimension was role of infrastructure in attracting the investment, and the sub part was it creates domino effect, followed by some more points. Infrastructure acts as magnet for investment. हिंदी में मैंने लिखा है, चुंबकत्व तो नहीं लिखा है, चुंबकत्व लिखते तो फिजिक्स का सवाल हो जाता, शर्म आती मुझे खुद। निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो आकर्षित करता है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेस पेज। तीसरा जो सब पॉइंट है मित्र, वो है एक्सेलरेट इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है, औद्योगिक विकास में तेजी लाता है। कैसे? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा ईस्टर्न वेस्टर्न, तो क्या होगा भाई? ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल लाइन है, जहां पे मालगाड़ियां धू 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 करके दौड़ेंगी बिना रुके हुए, बिना थके हुए। तब लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% लगभग कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट जहाँ से होके दादरी वगैरह से गुजरती है, इनके सामान जल्दी पहुँच पाएंगे, तो ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, तो इनका ईज ऑफ डूइंग, कॉम्पिटिटिवनेस सब बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेज जैसे पार्क्स, इंडस्ट्रियल नोड्स, यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज, नोएडा, ये सब क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को खींचते हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट पॉकेट्स में होते हैं, गुच्छे में होते हैं। 70% इन्वेस्टमेंट एफडीआई 4-5 राज्य ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश का 60% से ज़्यादा एफडीआई 3-4 प्लेसेस ही ले जाते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, ये सब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। जितने टेक इन्वेस्टमेंट आते हैं वो सब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु में जाते हैं। क्यों? वहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इकोसिस्टम, सारे इंक्यूबेशन है। अब जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया कि एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा था, सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो मैंने सोचा लगे हाथ लिख देता हूँ, ताकि ये सवाल अगर हो भी तो ख़त्म हो जाए, या अगली बार पूछ भी ले तो। कुछ नहीं भाई, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। वैसे तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, लेकिन समाज और जीवन से जुड़ा हुआ ज़्यादा होता है। जैसे अनाथालय बना दिया, जैसे अस्पताल बना दिया, जैसे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग्स में, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये अंतर। दूसरा डायमेंशन जो है वो इन्वेस्टमेंट जब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इससे भी इकोनॉमी बढ़ती है। उल्टा, पहले था इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, अब है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और उसके सब पॉइंट्स जो मैं एक एक करके पढ़ाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि समय भी अपने पास थोड़ा सा कम है, लिमिटेड है। एक लिमिट से ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, वही हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 प्रश्न मैंने इधर डिस्कस कर दिया, टोटल 7 प्रश्न। स्मार्ट तरीका क्या है? कहोगे तो 2-3 प्रश्न मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, नहीं तो मॉडल आंसर 2 पढ़ लेना। एक अंतिम प्रश्न जो बहुत सुंदर है, दैट जब मैंने फ्रेम किया और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वो क्वेश्चन जो है आने की महान संभावना है। ये सब रजत ने अपने हाथों से लिख करके कुछ चीज़ें कर दी हैं, इनका यूज कर लेना आप लोग। हिंदी में भी ऐसे कर दिया है, सब हिंदी में भी मिलेगा, ठीक। तो जो एक प्रश्न मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, एंड दैट इज उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति के तत्वों या घटकों पर चर्चा कीजिए। घटकों गूगल ट्रांसलेशन है, तत्वों सही ट्रांसलेशन। और बताएं कि ये राज्य की ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य कैसे हो सकती है। ये क्वेश्चन जब मैंने फ्रेम किया तो इसलिए फ्रेम किया क्योंकि भागीरथ के फाउंडेशन बैच में मैंने पढ़ाया था, तब भी कहा था ये आने वाला है। जब मैंने मेट्रो पे बताया था, मेट्रो पे सवाल आने वाला है,
तो ये आ सकता है सवाल। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ये पहला डायमेंशन है। व्हाट इज द की, अच्छा मैं कह रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पहली बार है इसलिए इसके कंपोनेंट पूछेगा, इसमें क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बोल वचन किया गया है, ये हासिल कर लेंगे, ये हासिल कर लेंगे, ये हासिल कर लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये सब है तत्व जो शुरुआत में पूछेगा। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। साल 2023 में पॉलिसी उसने खेला, क्यों, बहुत पॉलिसीज आ गई थी, GS 6 में पूछ लिया, क्योंकि बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन GS 3 में पूछ रहा था। तो इस बार पॉलिसी पे सवाल आएगा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पे अगर, तो अगली बार इस पे एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा। ध्यान रखना दोनों तरीके से आपको तैयार करना है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन की डिमांड है कि सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन नीति के जो मुख्य प्रावधान हैं, जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो बता देना है। और फिर चर्चा करना ही, गप्पे हाँकनी है कि भाई ये राज्य में एनर्जी सिक्योरिटी कैसे लाएगी, राज्य में ऊर्जा सुरक्षा कैसे लाएगी, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे राज्य में इंश्योर करेगी। 2 डायमेंशन है, तीसरे में बेफॉर्ड वगैरह लिख सकते हो। देखो भैया, मैं जानता हूं आप में से सब महान लोग हैं, लेकिन कुछ महान लोग हैं जिनको ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं पता होगा, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा उनको FPI, FDI, FII में अंतर नहीं पता है, तो उनको इंद्रधनुष में पढ़वाने वाला हूं। जाओ पहले बेसिक कोर्स करके आओ। ग्रीन हाइड्रोजन के पहले होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन पहले जान लो, सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैंने करंट अफेयर में पढ़ा है भी था। कोयला लिया या मीथेन गैस लिया, कुछ नहीं है, कोयला लिया, चूरा चूरा कर डाला, चूरा चूरा कस के ऐसी की तैसी कर दी, और फिर उसको झोंका, सिन गैस बना लिया मान लो, या गैस बन गया। उस गैस से आपको मिला ग्रे हाइड्रोजन। क्यों? ये जो कोयला है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है, इससे जो आपको हाइड्रोजन मिला वो क्या हो गया, ग्रे हाइड्रोजन। गैसिफिकेशन आपने किया, एक तो गैस इस्तेमाल किया है, दूसरा कोयले का इस्तेमाल किया है एनर्जी के रूप में, तो सोर्स जो है वो भी नॉन रिन्यूएबल है और जो मिल रहा है वो भी नॉन रिन्यूएबल है, तो ये ग्रे हाइड्रोजन हो गया। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? आपको जो गैस मिला, आपको जो गैस मिला, उस गैस मिलने के दौरान जो कार्बन का एमिशन हुआ, उसको आपने मान लो 100 यूनिट कार्बन का एमिशन हुआ जब आपको ये गैस मिल रहा था, उसमें से 90 को पकड़ा और वापस जमीन में जमींदोज कब्र में दफना दिया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया, कार्बन कैप्चरिंग किया। तो एक हिसाब से तो क्या हुआ, नुकसान की आपने भरपाई कर दी इस वाले प्रोडक्ट के लेवल पे। लेकिन जब आपने ये गैस बनाया उस दौरान आपने कोयले का इस्तेमाल किया, यानी मिलावट है आप में। आप पूरी तरह ईमानदार अब भी नहीं, यहाँ पे पूरी तरह बेईमान थे, यहाँ आधा ईमानदार आधा बेईमान, इसलिए यहाँ काले थे, यहाँ पे मतलब काले लोग बेईमान नहीं होते हैं, ऐसा रेसिज्म से नहीं होता है। बहुत अच्छा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने कहा था कि भैया जो लोग गोरे खुद को सभ्य समझते हैं, मैं ऐसे टिश्यू पेपर से रोज टॉयलेट में फ्लश कर देता हूँ, ठीक है ना। एक काले गोरे रेसिज्म की बात नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ। तो जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें पूरी तरह से क्या था, न सोर्स रिन्यूएबल था न प्रोडक्ट रिन्यूएबल था। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कार्बन कैप्चरिंग की वजह से थोड़ा रिन्यूएबल हो गया, कार्बन कैप्चर कर लिया, नुकसान कम कर दिया, लेकिन सोर्स यूज किया है कोयले का, इसलिए ब्लू हाइड्रोजन है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें भाई तुमने हाइड्रो पावर एस्टेब्लिश किया, डैम बनाया, और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हुई, उसका इस्तेमाल क्या किया, पानी के अणुओं को, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने में, ऑक्सीजन में तोड़ने में इस्तेमाल किया, और यहां आपने ग्रीन हाइड्रोजन पैदा किया। तो ग्रीन हाइड्रोजन तब होगा जब साध्य और साधन दोनों पवित्र हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी कहते थे सच्ची इंटीग्रिटी का मतलब है, सच्ची सत्यनिष्ठा का मतलब है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एथिक्स तब बताऊंगा, साध्य और साधन दोनों पवित्र हो, मतलब जो आप हथियार, जो आप साधन उपयोग में ला रहे हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये तो पवित्र हो ही, और लक्ष्य भी आपका महान उद्देश्यों के लिए हो। ऐसा नहीं है कि आपने महान उद्देश्य हासिल करने के लिए गोली चलवा दी, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, क्या करने के लिए, पानी के अणुओं को तोड़ करके हाइड्रोजन बनाने के लिए, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तोड़ने की प्रक्रिया को। तो यह भी पवित्र, यह भी पवित्र, इसलिए दोनों ग्रीन हो गए। ये अंतर जानना था आपको। अब सवाल पे आते हैं।
उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तत्वों पर चर्चा की, जो बताइए कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा का वापिस कैसे हो सकती है। तो पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तत्व बता दो। और मैंने तुमको कहा था GS3 में जब आएगा तब सिर्फ इंडिया की बात करना, GS6 में आएगा तो इंडिया का भी जिक्र करना यूपी के साथ, जिससे पता चले कि यूपी कहाँ कहाँ इंडिया से भी आगे है। और ये कंट्रास्ट अगर आपने शो कर दिया तो कसम से बता रहे हैं एग्जामिनर वाह वाह करेगा कि देखो यूपी को किस तरह ये अच्छा दिखा रहा है। यही तो GS6 के लायक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा देखो, ये है यूपी का टारगेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में। क्या टारगेट है मित्र? साल 2028 तक 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। जबकि भारत का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट क्या है? अच्छा, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 आई ना, इसके पहले भारत सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आ चुकी है। उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश वाले भी लेके आए हैं। उनकी पॉलिसी है कि 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, 5 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। जबकि यूपी वाला 28 में ही अपने टारगेट पूरा करेगा, 2 साल एडवांस में। और मैंने कहा पूरा देश मिलकर के देखो यहाँ 5 कर रहा है और उत्तर प्रदेश अकेले 1 कर रहा है, वो भी 2 साल पहले एडवांस में। हम कितने महान लोग हैं। तो मैंने कहा ये कंट्रास्ट शो करने का भाई, शो कंट्रास्ट लिख दिया यहाँ पे। ये लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। तो पहला फीचर हो गया प्रोडक्शन टारगेट का, उत्पादन के लक्ष्यों का। उत्पादन का लक्ष्य 2028 तक 1 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक। दूसरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे टोटल 4, जहां पर रिसर्च करेंगे। तीसरा, थोड़ा सा छूट देंगे, कैपिटल सब्सिडी देंगे 30% तक। लैंड अलॉटमेंट, जमीन दे देंगे भैया, मजे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये प्रति हेक्टेयर देंगे, टेंशन लेने का नहीं। तो ये मुख्य तत्व है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है नीचे ही। ऐसे ही कंटेंट डेवलप होंगे आगे से, अंग्रेजी भी है हिंदी भी है। तो क्या होगा, तुम्हारे आगे ये खुला रहेगा PDF, पहले PDF दे देंगे। मैंने कहा L-1 पे काम चल रहा है, लेक्चर आज है तो एक दिन पहले ही आपको कंटेंट डेवलप कराने की देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के 2-3 लेक्चर में कैसे ना अचानक से आए, सब धड़ाधड़, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू है, इधर मेरा लेक्चर चालू है। अभी लोगों को समय मिल गया है, एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक इसने खत्म किया, तो अब एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, समय लगता है, रिसर्च करने में टाइम लगता है भैया, कॉपी पेस्ट नहीं मारते, तो थोड़ा सहयोग करो। तुम्हारी सारी डिमांड मानता हूं मैं। उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रमुख तत्व, उत्पादन लक्ष्य है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पूंजीगत सब्सिडी है, भूमि आवंटन है। जिनको धीमा लगी 1.75 पे देख लें, 3 पे देख लें। ठीक है, अब आगे पहला डायमेंशन था तत्व क्या है उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के। दूसरा डायमेंशन है ये कैसे राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी को, ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करेगी, सिक्योर करेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन एज फ्यूचर ऑफ स्टेट एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा होगी, राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन कैसे। तो पहला ऊर्जा स्रोत जो है, सोर्स जो है कोयले के साथ, हाइड्रो के साथ, थर्मल के साथ, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन भी लाएंगे तो इससे विविधीकरण होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, औद्योगिक जो मांग है उनको हम स्वच्छ देंगे, ग्रीन और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और सस्टेनेबल एनर्जी पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे सीमेंट है, स्टील है, रसायन है। इससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, कम होगा। और भाई ग्रीन, ये जो है ना ग्रीन हाइड्रोजन, इसको पैदा करने के लिए तो पूर्वांचल सबसे बेस्ट जगह है। हाइड्रो पावर बना दिया या कुछ बना दिया और वहाँ पे हमने प्लांट लगा दिए, तो पूर्वांचल जैसे गांव दूर दराज के क्षेत्र जो है वहाँ लोकल प्रोडक्शन होगा, तो बेचारे आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि खुर्जा बुलंदशहर वाला गोरखपुर में बिजली बेच रहा है, नोएडा वाला तुम्हारे कौआपुर गैसनी पचपड़वा में बिजली बेच रहा है, वैसा नहीं। सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ भी सेल्फ लैंड आ गया। अंग्रेजी वाले मित्र, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, क्लीन ग्रीन एनर्जी यानी सस्टेनेबल एनर्जी। की पॉइंट्स लिख के आना, एनर्जी इंडिपेंडेंस, लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी टू मीट ट्रांसपोर्ट डिमांड। ये उत्तर प्रदेश का। अब चलो एक बात, मैं प्रोडिक्शन करने में बहुत माहिर हूँ तो मैं तुमको बता दूँ ना मित्र, ये तो खैर उसका फॉर्मेट है, फीचर है, सॉरी। जैव ऊर्जा नीति 2022 जो आया उस पर सवाल पूछ लिया है उसने, अब नहीं आएगा। हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 में है, सवाल आने की संभावना, इसको 5 स्टार क्वेश्चन में लिख लो और सस्ते माल वालों को बता दो, इसको शामिल कर ले ठीक से। सौर ऊर्जा नीति पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आने की संभावना है बहुत ज्यादा,
और मैंने ऊपर डाल दिया एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में, देख लेना किस तरह से सौर ऊर्जा नीति है इंडिया और यूपी का कंपेरिजन करवाया है। तो 5 स्टार ये हो गया और ये हो गया 3 स्टार एप्लीकेशन बेस्ड। इन दोनों को तैयार कर लेना। खास बातें लिखी हैं, मैं आपको मॉडल आंसर में उपलब्ध करवा दूंगा। अब वे फॉरवर्ड कि यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रमोट करोगे, ये भी तो बताएंगे ना भैया। वेज टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इन उत्तर प्रदेश। तो पहले तो यार कैपिटल सब्सिडी दो, एग्जाम्पशंस दो प्रोजेक्ट के लिए, लैंड दो और कंसेशनल रेट पे दो, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाओ जैसे इंडस्ट्रियल हब्स है। कहाँ पे? कानपुर वगैरह में। क्यों? कानपुर में इंडस्ट्री बहुत है, तो यहाँ बनाओगे तो इंडस्ट्री को तुरंत बिजली सप्लाई हो जाएगी, पावर सप्लाई हो जाएगी। पीपीपी और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से प्रोजेक्ट को आप डिलीवर करो, इन्वेस्टमेंट लेके आओ। अब क्या कंक्लूजन इतना सुंदर है। उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 SDG 7 इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब प्राप्त करने वाले स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाकर भारत के कीवर्ड फिर से पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप है। पंचामृत लक्ष्य 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी हासिल करने का है, तो पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप है। कितना रिलेटेबल कंक्लूजन है, कितना अच्छा कीवर्ड है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अलाइंस विद इंडियाज पंचामृत गोल बाय एडवांसिंग क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस अटेनिंग SDG 7। तो मेरे हिसाब से मैंने 4 क्वेश्चन